मेरा नाम रश्मि है। आँख खुली तो गरीबी ने मेरा स्वागत किया था, लेकिन फिर भी मैं खुश थी। माँ बाप के घर में थी। हम 4 बहनें थी और मेरा एक ही भाई था जो कि उम्र में बहुत छोटा था। मुझसे बड़ी मेरी 2 बहनें थी और मैं तीसरे नंबर की थी। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारे घर में परेशानियाँ बहुत सारी थीं। इन सारी परेशानियों के बावजूद भी मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया लिखाया। उनसे जितना हुआ उन्होंने मेरे लिए किया। मेरी बड़ी 2 बहनों को पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन वो घर में सिलाई किया करती थीं और अपनी कमाई से अपने सारे शौक पूरे कर लिया करती थी। मेरी सबसे छोटी वाली बहन सरकारी स्कूल में पढ़ रही थी, जबकि मुझे शुरू से ही अच्छे स्कूल में पढ़ने का शौक था। मेरे पिता ने मेरा एडमिशन बचपन से ही प्राइवेट स्कूल में करवाया हुआ था, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती थी। मैं अपने माता पिता से हमेशा यही कहती थी कि मुझे अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़ना है, जहाँ की किताबें भी महंगी होती हैं, जहाँ की टीचर्स भी बहुत स्मार्ट होती हैं, स्कूल भी बहुत बड़ा होता है। मेरे पेरेंट्स समझ जाते थे कि मैं किस तरह के स्कूल की बात कर रही हूँ। उन्होंने बचपन से ही मेरे अंदर शिक्षा के प्रति लगाव देखा, तो मेरा हौसला बुलंद करने के लिए उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत प्यार किया। और फिर जब मैं जवान हुई तब भी उन्होंने मुझे खूब पढ़ाया लिखाया। मेरी बड़ी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। वो अच्छी ससुराल में पहुंच गई थी। उन दोनों के नसीब बहुत अच्छे थे कि जिन घरों में उनकी शादियां हुई थी, वो लोग सिर्फ मेरी दोनों टैलेंटेड बहनों से ही मतलब रखते थे। उनको हमारे करीब होने से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने बिना दहेज के और बिना मेरे माता पिता का पैसा खर्च करवाए ही उनको अपने घर की बहू बना लिया था। मेरे माता पिता खुद को बहुत खुशनसीब समझते थे कि उनकी बड़ी 2 बेटियों को अच्छे पति मिले और अच्छी ससुराल मिल गई। ऐसा ही वो कुछ मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए भी सोचते थे। मैं तो शुरू से ही शादी करने से इनकार करती थी, क्योंकि मुझे पढ़ना था, आगे बढ़ना था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं घर गृहस्थी संभालूं। मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मेरे माता पिता ने बचपन से लेकर अब तक मेरी हर बात मानी है। वो मेरी शादी भी इतनी जल्दी नहीं करवाएंगे, ना कि मेरी मर्जी के खिलाफ करवाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक वक्त आया जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मेरे माता पिता ने मेरे लिए रिश्ता तलाश कर लिया और कहा कि बेटा, ये हमारी इज्जत का सवाल है, यहाँ तुम्हें शादी करनी ही होगी। दरअसल जिस घर से मेरा रिश्ता आया था, वो लोग मेरे पापा के जानने वाले थे और वो बड़ी उम्मीद के साथ मेरे पेरेंट्स के पास मेरा रिश्ता लेकर आए थे अपने बेटे के लिए। लड़का अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन ज़्यादातर शहर से बाहर रहकर ही नौकरी किया करता था। मेरे घर वालों को इस बात से कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें दिखाई दे रहा था कि लड़का दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है और ऐसे लड़के के साथ उनकी बेटी का जोड़ बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बिना ही तय कर दिया। मैंने उनसे बहुत कहा कि आप लोग मेरी बात तो मानिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन उनका कहना था कि बस बेटा, तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, इससे आगे तुम पढ़ लिख कर क्या करोगी? ससुराल जाने के बाद तुम्हें रसोई संभालनी है। हम चाहते हैं कि तुम अपनी ससुराल में हमेशा खुश रहो, जैसे तुम्हारी दोनों बहनें वहाँ अच्छे से एडजस्ट हो गई हैं और खुश भी रहती हैं। कुछ इसी तरह की उम्मीद हम तुमसे भी लगाते हैं। अब मुझे अपने माता पिता की मर्जी को मानना ही था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गरीब होते हुए भी बचपन से लेकर काफ़ी कुछ किया था। मैं अपनी सभी बहनों में अपने माता पिता के सबसे ज़्यादा लाडली थी। यही वजह थी कि मैं उनकी बात मानने पर मजबूर हो गई थी और फिर उनकी खुशी की खातिर मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना छोड़ दिया था। मैं चाहती थी कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, लेकिन उसके लिए मुझे वक्त चाहिए था और मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूं या फिर नौकरी करूं। वो चाहते थे कि बस मैं शादी करके अपनी ससुराल चली जाऊं। मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे लोग हैं, शायद मैं अपने पति से बात करूंगी तो वो मुझे नौकरी करने की परमिशन दे दे और आगे पढ़ने की भी। ये सब कुछ मैंने वक्त पर छोड़ दिया था और सोचा कि मेरा नसीब अच्छा हुआ तो मेरा पति मुझे ज़रूर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगा। फिलहाल मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी शादीशुदा बहनें भी मेरी शादी इंजॉय करने के लिए हमारे घर पर आ गई थी, जहां मेरे माता पिता ने मेरी दोनों बड़ी बहनों को दहेज नहीं दिया था। यहाँ मेरे दहेज का इंतज़ाम किया जा रहा था, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने मेरे माता पिता को दहेज देने से इनकार नहीं किया था। मेरे घर वालों ने जैसे तैसे मेरे लिए दहेज का बंदोबस्त कर दिया था और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया था। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। यहाँ मेरे पति के अलावा
मेरे सास ससुर और एक जवान नंद थी। मैं जब अपनी ससुराल आई तो मैंने देखा कि यहाँ का माहौल मेरे घर के माहौल से बहुत अलग था। यहाँ मुझे मेरे सर से घूंघट तक उतारने नहीं दिया गया था। जब सारे मेहमान चले गए तो मुझे कमरे में भेज दिया गया था। मुझे अपने पति का बर्ताव भी शादी की पहली रात ही बड़ा अजीब लगा था, क्योंकि वो कमरे में आए और उनका बर्ताव मेरे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन्होंने कमरे में आते ही मेरे साथ कोई फालतू की बात नहीं की, बस मेरे साथ अपना हक वसूल किया और फिर करवट लेटकर सो गए थे। उन्हें देखकर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में कुछ मैनर्स होते हैं। अब जो भी था, जैसा भी था, यही मेरा पति था और मैं इस घर में आ चुकी थी। इस घर के लोगों को मुझे अपनाना था और इन लोगों के साथ उनके जैसा ही बर्ताव रखना था। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। अभी मैं अपने कमरे से बाहर निकली भी नहीं थी कि मेरी सास दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, कहाँ थी तुम? कितनी देर से दरवाज़ा बजा रही हूँ? अब तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई है और हम सब के लिए तुम्हें ही नाश्ता बनाना है। उनके बदले हुए तेवर और बदला हुआ बर्ताव देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। ऐसा लगता था जैसे मैं बरसों से यहाँ पर रह रही हूँ और आज मुझे उठने में देर हो गई हो तो मेरी सास ने मुझे डांट लगा दी हो। बड़े ही अजीब लोग थे। नई नवेली दुल्हन की कोई भी इज्जत नहीं कर रहा था। मैंने ये बात बर्दाश्त की और मैं तैयार होकर कमरे से निकली तो फौरन ही किचन में चली गई थी। मेरा इस घर में पहला दिन था और आज ही मैंने अपने हाथों से सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया, जबकि कोई मुझसे पूछने वाला भी नहीं था कि तुमने नाश्ता किया या नहीं। इस घर में मुझे ऐसा लगता था कि इंसान नहीं रहते, क्योंकि कोई भी ढंग से बात नहीं करता था। यहाँ पर आने वाले मेहमान मेरी सुंदरता की तारीफ करके गए थे। शायद मेरी सुंदरता देखते हुए ही मेरी सास ने अपने बेटे के लिए मुझे पसंद किया था। लेकिन धीरे धीरे जब इस घर में मेरे दिन गुजरते गए तब मुझे पता चला कि इन लोगों को अपने घर के लिए बहू की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि किसी नौकरानी की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे यहाँ कामों में इस तरह से उलझा दिया गया था कि मुझे अपने बारे में भी कुछ सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ मेरे पति का बर्ताव मुझे परेशान कर गया था। मुझे तो लगा था कि मुझे किसी से मोहब्बत मिलेगी या नहीं, लेकिन अपने पति से तो ज़रूर मिलेगी। वो तो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे करीब आता था। अपना कोई काम होता तो मुझे बता दिया करता, मैं उसका काम उसे करके दे दिया करती। बाकी इसके अलावा वो घर से निकल जाता था और रात को ही घर में दाखिल होता था। मुझे अपने पति की यह हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। अब मेरी शादी के शुरुआती दिन थे और अभी से वो मुझे इग्नोर कर रहा था। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की और उन्हें कहा भी था कि आपका ये बर्ताव मेरे दिल को चीर कर रख रहा है। क्या ये शादी आपकी मर्जी के खिलाफ करवाई गई है या फिर आपको मैं पसंद नहीं हूँ? जैसी भी बात है मुझे बताइए ना। उन्होंने कहा कि ये शादी मेरी मर्जी के साथ ही हुई है। मेरे घर वालों ने मेरे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। और रही तुम्हारी बात कि तुम मुझे पसंद हो या नहीं, तुम अच्छी हो, मैंने तुम्हें पसंद किया था तभी तो तुम्हारे साथ शादी की है। मैंने कहा तो फिर आप मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं रहते जैसे हर पत्नी के साथ पति रहते हैं? उन्होंने कहा देखो, तुम मुझसे ऐसी उम्मीद न रखना कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी किया करूँगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराया करूँगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा और तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा। मैं ऐसे लड़कों में से नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने काम पर ध्यान देता हूँ। मुझे हमेशा अपने काम से मतलब रहता है। औरत का काम सिर्फ इतना रहता है कि वो अपने पति का ख्याल रखे, अपने ससुराल वालों की सेवा करे और अपने बच्चों की परवरिश करे। तुम भी कुछ इसी तरह से अपने घर को एडजस्ट करके रहोगी तो यहाँ रहने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हो? आपकी सोच ऐसी है कि औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए और अपने पति का काम करने के लिए ही होती है। उन्होंने कंधे उचकाते हुए कहा कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। औरत की भी कुछ ख्वाहिशें होती हैं। वो अपनी ससुराल में जब आती है तो उसकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला सपना तो उसका यही होता है कि उसे अपने पति से ढेर सारी मोहब्बत और इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। लेकिन आप तो मुझे नज़र उठाकर भी देखते नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सोच आपके जैसी नहीं होती। आप बड़ी ही घटिया सोच रखने वाले इंसान हो। मेरे इस जवाब पर मेरे पति को बड़ा ही गुस्सा आ गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा तो तुम क्या चाहती हो
कि मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहूं, तुम्हें अपने सर पर बिठाकर नाचूं? देखो, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ, मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। मेरे घर में रहना है तो मेरे और मेरे घर वालों के कहने के मुताबिक ही चलना होगा, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। ये संजीव ने क्या कह दिया था? उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। वो कितनी आसानी से कह गए थे कि तुम अपने घर जा सकती हो। अब मुझे पता चला था कि इस घर में बहुत ही घटिया सोच रखने वाले इंसान रहते हैं। मेरे माँ बाप को लगा था कि मैं यहाँ बहुत खुश रहूंगी अपनी बहनों की तरह, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ बार बार मेरी सास मुझे मेरे कम दहेज का ताना दिया करती थी और मेरा पति सारा दिन पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहता था। मेरी खुशी की इस घर में किसी को कोई परवाह नहीं थी। हालांकि मेरे पति ने कभी मुझ पर किसी चीज़ की रोक टोक तो नहीं की थी, लेकिन मुझे जब भी घर से बाहर जाना होता था या कुछ भी करना होता था, मुझे घर के सारे काम करके जाने पड़ते थे। यहाँ किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। मुझे सारा दिन घर के काम करते करते हो जाता था। मैं जब अपने मायके गई और मुझसे पूछा गया कि तुम अपनी ससुराल में खुश हो या नहीं, तो जो सच था वो मैंने उनको बता दिया और कहा कि आप लोगों को लगता था कि मेरी दोनों बहन अपनी ससुराल में खुश रहती हैं, तो मैं भी वहाँ पर खुश रहूँगी। जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, इसी तरह हर बेटी का नसीब भी एक जैसा नहीं होता। मेरे साथ मेरी ससुराल में जो कुछ भी हुआ वो मैंने उनको बता दिया। मेरे पिता तो ये सब सुनकर गहरे सदमे में चले गए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मेरे ससुराल वालों से जाकर बात करेंगे कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि अब आपको कुछ भी करने या कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी आप लोगों ने इसीलिए की थी ताकि मैं वहाँ खुश रहूँ और एडजस्ट हो सकूँ, तो मैं वहाँ खुश रहने की और एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। मेरे घर वालों को ये सब सुनकर बेहद अफसोस हुआ था कि उनकी बेटी वहाँ पर खुश नहीं है। धीरे धीरे मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे। जैसा कि मेरा पति ज़्यादातर शहर से बाहर रहकर काम किया करता था, अब तक तो उसका शहर से बाहर रहकर कोई काम नहीं आया था, लेकिन अब उसे काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। मैं अपने ससुराल में वैसे भी खुश नहीं थी और मेरे पति का बिहेवियर और उनकी मौजूदगी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि वो मेरे साथ होते हुए भी नहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 2-3 दिन के लिए लखनऊ जा रहा हूँ, तुम यहाँ मेरे घर वालों का ख्याल रखना। मेरे पति को हमेशा अपने घर वालों की फिक्र रहती थी। उन्होंने सामान की पैकिंग कर ली थी और वो जाने के लिए घर से निकल रहे थे। एक बार भी उन्होंने पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया, बहन के सर पर हाथ रखा और फिर वो घर से चले गए थे। मैंने देखा था कि मेरा पति हमेशा किसी न किसी काम में लगा रहता था। कहता था कि मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। वो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी किया करते थे। वो कंपनी किस चीज़ की थी और वो किस चीज़ की नौकरी किया करते थे, ये बात ना तो मुझे पता थी और ना ही मुझे कोई बता रहा था। मैंने देखा था कि मेरा पति इस घर में इकलौता कमाने वाला था, लेकिन इस घर के हालात फिर भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इन लोगों ने सिर्फ अच्छा बनने का दिखावा किया था। यहाँ तो खाना भी बहुत मामूली सा बनता था। राशन ख़त्म हो जाता तो कई कई दिनों में भरवाया जाता था और सबसे ज़्यादा बुरा तो मेरे साथ होता था। मेरे मायके के जो कपड़े थे और मेरे ससुराल के कुछ जेवर वगैरह, वो सब मेरी नंद पहन कर देखती रहती थी। मुझे उसकी ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मैंने उसकी शिकायत जाकर अपनी सास से लगा दी कि मेरी गैर मौजूदगी में और मेरी इजाज़त के बिना आपकी बेटी सोनिया मेरे कमरे में चली जाती है और मेरे सामान के साथ छेड़छाड़ करती है, मेरे कपड़ों को पहनती है। मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी सास को तो गुस्सा आ गया। वो ज़ोर से चिल्लाई, मेरे करीब आई और मुझे धक्का देने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इल्ज़ाम लगाने की। इस घर में जो कुछ भी है मेरे बेटे की कमाई का है और मेरा बेटा उसका भाई भी है और उसका उसके भाई पर तुमसे ज़्यादा हक है। अगर ज़्यादा ज़ुबान चलाने की कोशिश की तो मैं संजीव को फ़ोन करके तुम्हारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। और तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि संजीव ने तुमसे कहा है कि तुम्हें यहाँ सिर्फ खामोश रहना है और जैसा हम कहें वैसा ही करना है। और हाँ, एक बात याद रखना, ज़्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। हम लोग तुमसे 2 कदम ज़्यादा चालाक हैं। ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बहुत ज़्यादा चालाक थी। मुझे इस घर में कुछ भी करके एडजस्ट करना था। मुझे ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी शादी चलाने के लिए मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना था और मुझे उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरा पति मुझसे मोहब्बत करने लगेगा।
लेकिन अब मेरा पति वापस लौट कर आता तभी तो मेरे साथ ऐसा होता ना। मेरे पति ने कहा था कि वो 3 दिन के लिए लखनऊ जा रहे हैं, लेकिन 15 दिन होने को आ गए थे, वो अभी तक घर नहीं आए थे। यहाँ तक कि वो मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे मायके जाने पर रोक टोक लगा दी थी। मेरे घर से अगर कोई मुझसे मिलने आता तो वो उससे कह दिया करती थी कि आपकी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती, वो यहाँ इतनी खुश है कि उसे आपसे मिलने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे ससुर ने मेरे पापा को इतनी अच्छी तरह से समझा दिया था कि पापा को इस बात पर यकीन हो गया था कि अब उनकी बेटी के ससुराल में सब कुछ ठीक हो गया और वो यहाँ खुश है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ संजीव के जाने के बाद मुझे खाना भी नहीं दिया जाता था, घर के सारे काम भी करवाए जाते थे। यहाँ तक कि जिस कमरे में मैं अपने पति के साथ रहती थी उस कमरे को भी मुझसे खाली करवा लिया गया था। मेरी सास ने मेरा सारा सामान स्टोर रूम में डाल दिया था और कहा था कि तुम्हारे मायके से कोई ख़ास सामान नहीं आया था, इसलिए ये कपड़ा अपने पास ही रखो। ये इतना छोटा स्टोर रूम था कि मेरा यहाँ पर दम घुटता था। मैं अपनी किस्मत को रोया करती थी कि मेरे घर वालों ने क्या सोचकर मेरी शादी की थी और मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। मैं पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर तो मैं पूरी तरह से रुक गई थी। मेरे ससुराल वालों ने मेरी नंद का रिश्ता तय कर दिया था और जल्द ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी शादी भी करवा दी गई। इन लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल सी बात थी। मेरी नंद की शादी हुई तो उसका पति भी हमारे ही घर में रहने लगा। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ मैं किसी के आगे कुछ नहीं बोल सकती थी। यहाँ मेरी आवाज़ को दबा दिया जाता था। मेरी हैसियत इस घर में सिर्फ एक नौकरानी की तरह थी जो खामोश रहकर यहाँ नौकरानियों की तरह काम करती रहे और फिर किसी से कुछ भी नहीं कहे। जो कमरा शादी के बाद कभी मेरा और मेरे पति का हुआ करता था, उस कमरे पर मेरी नंद और नंदोई का कब्जा जम गया था। मैंने देखा था कि मेरे नंदोई की नीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो घर में देर रात को घर आता था और उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही होती थी, क्योंकि जब जब दरवाजे पर दस्तक होती थी तो दरवाज़ा मैं ही खोलती थी। एक रात मेरा नंदोई शराब पीकर घर आया तो मुझे बड़े गौर से देखने लगा। उसने एक ही झटके से मेरा दुपट्टा अपने हाथ में लेकर ज़मीन पर फेंक दिया और वो मेरे ऊपर लपकने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आया और मैं बड़ी मुश्किल से उससे खुद को छुड़ाकर कमरे में भाग गई थी और रोने लगी थी कि आखिर यहाँ मुझे कितनी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 1 महीना हो गया था, लेकिन संजीव का कोई अता पता ही नहीं था। वो अपने घर वालों से फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं होती थी। मैंने कई बार अपनी सास से कहा था कि मैं संजीव से बात करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी बात उनसे नहीं करवाई, उल्टा मेरे पति से कह दिया कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। हम तो उससे बहुत कहते हैं कि अपने पति से बात कर लिया करो, लेकिन उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है। पता नहीं किन चक्करों में लगी रहती है। बहाने से छत पर चली जाती है और घंटों तक छत पर टंगी रहती है। अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हो जाती है और आसपास के लड़कों को ताकती रहती है। अपनी सास के ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो मेरे पति को मेरे बारे में गलत बता रही थी, जो कुछ मैं करती भी नहीं थी। मेरा नंदोई मानव मुझे बहुत परेशान करता था। मैं घर के काम कर रही होती तो मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। उसकी नज़रें मुझे खुद पर पड़ती हुई महसूस होती तो उस पर बहुत गुस्सा आता था। कभी वो मेरा हाथ पकड़ लेता और कहता कि तुम बहुत सुंदर हो। वो मज़ा सोनिया में नहीं जो तुम में है। मैं एक बार तुम्हारी सुंदरता का मज़ा चखना चाहता हूँ। मैं उसकी इन हरकतों से डर गई। उसने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं चिल्लाने की कोशिश करने वाली थी, इतने में ही मेरी नंद आ गई और एक ही झटके से उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। सोनिया ने मानव से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं, बस तुम्हारी भाभी से साले साहब के बारे में पूछ रहा था कि वो कब आएंगे। देखो ना, जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने साले साहब को देखा ही नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे देखा। सोनिया कहने लगी कि अच्छा, भैया से मिलने के लिए इतने ही एक्साइटेड हो तो तुम लखनऊ चले जाओ, क्योंकि भैया तो अब यहाँ आने से रहे। ये बात सोनिया ने मेरी तरफ देखते हुए कही थी। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो सोनिया कि संजीव यहाँ पर नहीं आएंगे? उसने कहा, लगता तो यही है, तुम मेरे भाई का दिल नहीं जीत पाई। देखो 10 दिन का कहकर गए थे, 2 महीने होने वाले हैं और अभी तक नहीं आए हैं। कैसी पत्नी हो तुम, अपने पति को खुश नहीं कर पाई? मैंने कहा, मैं इस घर में हर मेंबर को खुश रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझसे खुश नहीं होता, यहाँ तक कि तुम्हारा भाई भी नहीं। सोनिया हंसती हुई वहाँ से चली गई थी, लेकिन उसका पति अभी भी वहीं पर रह गया था।
उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अरे हम हैं ना तुम्हें खुश करने के लिए, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। इसका मतलब किसी गलत काम से था। वो हमेशा मेरी इज्जत पर नज़र रखता था और अभी भी उसके इरादे ठीक नहीं थे। मैंने उसके गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा कि आइंदा मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। ये थप्पड़ उसके चेहरे पर नहीं बल्कि उसके ईगो पर जा लगा था। मैं वहाँ से पलट कर आने वाली थी जब उसने मुझसे कहा कि रुको, आज जो थप्पड़ तुम मुझे मार चुकी हो सोच लो कि इसका बदला मैं तुमसे बहुत जल्द ले लूँगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और मैं पलटकर वहाँ से वापस आ गई और अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। जब से मेरा नंदोई इस घर में मौजूद था, मुझे हमेशा अपनी इज्जत की फिक्र लगी रहती थी। मैं हमेशा अपनी इज्जत बचाने में लगी रहती थी। मुझे डर लगता था कि कब और किस समय वो मुझसे अपना बदला ले ले। उसी रात मैं गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक स्टोर रूम का दरवाज़ा बजने लगा। मैं समझी कि मेरी सास होंगी, ज़रूर किसी न किसी काम के लिए यहाँ आई होंगी। मैं बड़बड़ाती हुई उठी कि इस घर में कोई मुझे रात को भी चैन नहीं लेने देता और मैंने उठकर एक ही झटके से दरवाज़ा खोल दिया तो ये देखकर मैं दंग रह गई कि दरवाजे पर मेरा नंदोई मानव खड़ा हुआ था। मैं दरवाज़ा वापस बंद करने ही वाली थी जब उसने अपने दोनों हाथ खोलकर दरवाजे को पकड़ लिया और कहने लगा कि ये क्या कर रही हो? देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी है। तुम्हारा पति तो जाकर बैठ गया, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तुम्हारी सुंदरता मेरे दिल को लुभा रही है। एक बार मुझे खुश कर दो, फिर तुम्हें किसी चीज़ के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। ये लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हें अपने पति की भी याद नहीं आएगी। इस घर में मेरी बहुत चलती है, मैं तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा। मैंने मानव को याद दिलाया कि सुबह जो मैं तुम्हें थप्पड़ मार चुकी हूँ, लगता है उसके निशान अभी तुम्हारे चेहरे से गए नहीं हैं कि तुम दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खाने के लिए आ गए हो। उसने कहा कि देखो, मेरी बात मान लो, वरना ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ। मैं उसकी बात सुनकर आंखें फाड़कर उसे देख रही थी। वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो मेरे साथ बड़ी आसानी से ज़बरदस्ती कर सकता था और मैं खुद को कैसे बचाती। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। उसने कहा कि देखो, अगर तुम खुशी खुशी मान जाती हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अभी तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर से आऊँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। मैंने जल्दी से स्टोर रूम के दरवाजे को अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और फिर मैं बिस्तर पर आकर फूट फूट कर रोने लगी थी और सोच रही थी कि क्या संजीव को बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं है? वो मुझे वहाँ जाकर कैसे भूल सकते हैं? उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ अब हर रात मेरी अपनी इज्जत खोने के डर से गुजरती थी। मैं बहुत तंग आ गई थी मानव की हरकतों से। एक दिन मैंने खामोशी से सोनिया से उसके पति की शिकायत करने की कोशिश की, क्योंकि अब मेरी सारी रातें जागकर और दिन घर के कामों में गुजरने लगा था। ऊपर वाले ने रात इसलिए बनाई है ताकि इंसान आराम कर सके, लेकिन मेरे लिए रात अब अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए बन गई थी। मैं बार बार दरवाजे पर चेक करती रहती थी कि स्टोर रूम का दरवाज़ा ठीक से बंद हुआ है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि धोखे में दरवाज़ा खुला रह जाए और मानव कमरे के अंदर आकर मेरे साथ कुछ गलत कर दे। इसलिए मैं सोनिया के पास गई और मैंने उसे कहा कि सोनिया, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए आई हूँ। वो मेरे ही बिस्तर पर मेरी जगह बैठी हुई थी। जो बिस्तर कभी मेरा हुआ करता था, वो टांग के ऊपर टांग रख के बेड के किनारे से टेक लगाकर और हाथों में मोबाइल चला रही थी। उसने एक नज़र भी मेरी तरफ उठाकर नहीं देखा, उसका ध्यान मोबाइल पर ही था। मेरी बात पर उसने में जवाब दिया था। मैंने कहा कि तुम्हारा पति, उसे समझाओ, तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है। वो इस बात का फ़ायदा उठाता है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेरा इतना ही कहना था कि एक झटके से सोनिया ने अपनी बड़ी बड़ी नज़रें मुझ पर जमाई और झट से उठकर खड़ी हो गई। उसने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगी कि घटिया औरत, खबरदार, जो तूने मेरे पति पर कोई इल्ज़ाम लगाया। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, जिस पर मेरे सास ससुर भी कमरे में आ गए। मेरे ससुर जी कहने लगे, अरे क्या कर रही हो, छोड़ दो उसको। इस पर सोनिया ने कहा कि पापा, तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारे दामाद पर इल्ज़ाम लगा रही है। खुद का तो कैरेक्टर ठीक नहीं है, खुद अपने पति को अपने काबू में नहीं रख सकती और चली है मेरे पति पर इल्ज़ाम लगाने। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, सोनिया मुझे छोड़ दो। मेरी सास भी मुझे बुरा भला कह रही थी, कहने लगी कि खुद का कैरेक्टर ठीक नहीं है और इल्ज़ाम दूसरों पर लगाती है। मेरी सास ने कहा कि चल सोनिया, आज इसका किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं, इसका सर देकर दीवार में मार दे। वैसे भी इसने मेरे बेटे को बहुत तंग किया हुआ है। हमें तो लगा था कि दान दहेज में अच्छा खासा लेकर आएगी,
मगर मामूली से कपड़े और घटिया सा फर्नीचर लेकर आ गई। अगर तू अच्छा दहेज लेकर आती तो तुझे इस घर में इज्जत मिलती। सोनिया ने मेरे बाल और जोर से पकड़ लिए और वो मुझे धकेलने ही वाली थी जब मेरे ससुर ने उसे रोक लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो बेटा, छोड़ दो उसको। मेरे ससुर जी ने मुझे सोनिया से छुड़वाया और मुझसे कहा कि तुम अपने कमरे में जाओ। वैसे तो मेरे ससुर जी कभी मेरे मामलात में बोलते नहीं थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा होता है, इसीलिए मुझे बचा लिया था। मेरे ससुर जी अपनी पत्नी के सामने कभी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन कभी कभी उनको कुछ बुरा लगता था तो वो अपनी पत्नी को टोक दिया करते थे। यही वजह थी कि मेरी सास अपने पति के सामने कम हंगामा किया करती थी। मैं कमरे में आकर बुरी तरह से रो रही थी। सोनिया ने मेरे बालों को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि मेरा सर दर्द कर रहा था। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत हो रही थी कि मैं क्या थी और यहाँ आने के बाद क्या हो गई। संजीव जैसे इंसान के साथ शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भूल गए थे कि मैं उनकी पत्नी हूँ। उन्हें ये एहसास क्यों नहीं होता कि उनकी पत्नी उनके घर वालों के कितने अत्याचार सह रही है। ये सब कुछ मैं उनकी वजह से बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि मुझे एक आस थी, एक उम्मीद थी कि एक न एक दिन मेरा पति बदल जाएगा और मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया था उनका इंतज़ार। उन्हें अगर मुझसे मोहब्बत होती तो वो वापस ज़रूर आते। आखिर ऐसा भी कौन सा काम था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनको तो मैं वैसे भी शुरू से पसंद नहीं थी। उन्होंने मुझे खुले दिल के साथ एक्सेप्ट नहीं किया था। ये लोग औरत को पैर की जूती समझते थे। मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, कैसे यहाँ से भागूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अब मेरा यहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के 7 महीने अपने ससुराल वालों का अत्याचार सहते हुए गुजार दिए थे। मगर अब नहीं। मेरी सास मुझ पर सख्त पहरा रखती थी, मुझे कहीं जाने नहीं देती थी। उन्हें डर था कि अगर मैं यहाँ से भाग गई और मैंने अपने माता पिता को इस बारे में बता दिया कि ये लोग मेरे साथ कैसा सलूक करते हैं और मेरे घर वालों ने कोई एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन इन लोगों के लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन मुझे कुछ भी करके मौका देखकर यहाँ से निकलना था। मेरी सास हमेशा घर के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगाकर रखती थी। मैं बहुत तकलीफ से गुजर रही थी। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे साथ और भी बुरा होना था। उसी रात जब मानव घर आया और उसकी पत्नी ने उसे बताया कि भाभी आज तुम पर इल्ज़ाम लगा रही थी, तो उसने मुझसे बदला लेने की ठान ली थी। वो रात को सबके सो जाने के बाद भड़कते हुए कमरे का दरवाज़ा बजाने लगा। मैं समझ गई थी कि ये वही है, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं सहम कर कमरे के अंदर ही बैठी रही, लेकिन वो चिल्ला रहा था कि खोल दरवाज़ा, तूने अच्छा नहीं किया मेरी शिकायत मेरी पत्नी से लगाकर। ये तो अच्छा हुआ कि उसने तेरी बात पर विश्वास नहीं किया। वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि मैं घबरा गई और डर गई। उसने कहा कि अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, और अगर खोल दिया तो शायद तू बच सकती है। मुझे लगा कि मुझे दरवाज़ा खोल देना चाहिए, इसलिए मैं दबे दबे कदमों से दरवाजे की तरफ चली गई। अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को साफ किया और दरवाज़ा जैसे ही खोला तो वो मुझे धकेलते हुए कमरे के अंदर आ गया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी ताकि कोई मेरी मदद के लिए आए और उसे अपनी आंखों से ये सब कुछ करते हुए देख ले, मगर ऐसा नहीं हुआ। शायद ये सब लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी, उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार गुस्से में बड़बड़ा रहा था कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस दिन के थप्पड़ का बदला और आज की शिकायत का बदला तुझसे लेकर ही रहूंगा। वो मुझे बिस्तर पर गिराकर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मैं उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाकामयाब रही। मैंने बिस्तर के बराबर में रखा हुआ शीशे का गिलास उठाया और पूरी जान लगाकर अपने नंदोई के सर पर मार दिया था। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। यहाँ मेरे पास मौका बहुत अच्छा था। मैं फ़ौरन ही भागते हुए तेज़ी के साथ अपनी सास के कमरे में गई। वो लोग अभी भी सो रहे थे। मैंने जल्दी से उनके कमरे से घर के दरवाजे की बड़ी वाली चाबी उठाई। मेरी सास को जब आहट हुई कि कमरे में कोई भागता हुआ आ रहा है, तो वो उठकर बैठ गई और चिल्लाने लगी कि अरे कहाँ जा रही है, अरे ये तू क्या कर रही है। लेकिन ये सारा खेल मैंने 1 मिनट में ही ख़त्म कर दिया। चाबी लेकर मैं फ़ौरन ही दरवाजे तक पहुंची और ताला खोलकर झट से रात के अंधेरे में ही घर से बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलकर मुझे अपनी कामयाबी नज़र आ रही थी। मैं बस भागती चली जा रही थी, भागती चली जा रही थी।
मुझे नहीं पता था कि मेरा अंजाम क्या होगा। मेरे रास्ते में कोई आएगा या नहीं। मैंने न इधर देखा न उधर देखा और मैं उस घर से सारे संबंध खत्म करके भागते हुए अपने मायके के दरवाजे पर पहुंच गई थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मैंने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। मैं बस रोए जा रही थी और अपने चेहरे पर आने वाले पसीने को बार बार साफ कर रही थी। मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत और जान बचाकर वहां से भागी थी। ये सब कुछ मैंने जल्दबाजी में किया, लेकिन मैं अपने मायके पहुंच गई थी, अपने घर वालों के पास। दरवाजे पर जोरदार दस्तक सुनकर मेरे पापा घबराकर दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही बाहर आए तो वो मुझे देखकर हैरान रह गए कि मैं इतनी रात में और ऐसी हालत में यहाँ क्या कर रही हूँ। उन्होंने फौरन ही मुझे घर के अंदर लिया और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मुझे गले लगाकर मुझसे पूछने लगे कि बेटा क्या हुआ है। माँ भी जाग गई थी और मेरे भाई बहन भी। मैं इतना रोई कि मुझे अपना भी होश नहीं रहा। फिर मैंने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया कि वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ। मेरे माता पिता बेहद शर्मिंदा हुए कि उनके गलत फैसले ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने कहा कि बेटा हमें नहीं पता था कि तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा होगा, और हम तुम्हारी सास के पास कई बार गए थे। उन्होंने तो हमसे यही कहा कि तुम बहुत खुश हो, हमसे मिलना नहीं चाहती, तुम्हारे पास टाइम नहीं है हमसे मिलने का। हमने सोचा चलो हमारी बेटी ससुराल में बिजी हो गई, खुश रहने लगी है, इसलिए हमने दोबारा पलटकर तुम्हारी खैरियत मालूम नहीं की। मगर हमें नहीं पता था कि वो इतने घटिया लोग हैं। पापा ने कहा कि तुम फिक्र मत करो बेटी, मैं कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे ससुराल वालों के नाम की रपट कराता हूँ। मैंने कहा नहीं पापा, आप कुछ मत करिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ पहले ही इतना बुरा हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी बदनामी भी हो। लोगों को पता चलेगा तो हर कोई मेरे बारे में ही बुरा सोचेगा। मैं अब आपके पास आ गई हूँ, बस मुझे उन लोगों के पास वापस मत भेजना। मेरे माता पिता ने मुझसे वादा किया और कहा कि अब तुम हमारे पास आ गई हो, तुम सही सलामत हो, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ आए हुए मुझे पूरा 1 हफ्ता हो गया था। मेरे ससुराल वालों का कोई ख़ास रिएक्शन नहीं था। मैं अभी भी अपने पति की धर्म पत्नी थी, उसके बंधन में बंधी हुई थी। लेकिन अब मैंने सोच लिया था कि जिस बंधन से मुझे कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिस पति ने कभी मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचा, जो मुझे छोड़कर चला गया, तो मुझे उसके साथ जुड़े रिश्ते से भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी पढ़ाई जारी करूँगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, कामयाब बनूंगी, नौकरी करूंगी, अपने माता पिता का सहारा बनूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत सह लिए मैंने ससुराल वालों के अत्याचार। मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैंने अपने दिमाग से सारी परेशानियों को, सारे बोझ को उतार दिया था। अब सिर्फ मेरा मकसद एक ही था कि मैं अपने लिए जीऊंगी। अब मुझे अपने पति के सुधरने और ना सुधरने से कोई मतलब नहीं था। दोबारा मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे पलटकर कभी नहीं देखा। मैंने दिन रात मेहनत की और इतनी मेहनत की कि किसी भी बात का कोई ख्याल नहीं किया। मेरे माता पिता ने मुझे इस बार छूट दी थी और कहा था कि तुम जितना चाहे पढ़ सकती हो, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे। हमारी वजह से तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। वो मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे थे। ऊपर वाले की कृपा से वक्त गुजरने के बाद मुझे कामयाबी हासिल हो गई थी और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लग गई। मुझे एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई थी, जहाँ पर मैंने मन लगाकर अपनी नौकरी करना शुरू कर दी और वहाँ मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी और अच्छा खासा कमाने लगी थी। मैं जिस स्कूल में नौकरी किया करती थी वहाँ के प्रिंसिपल एक बहुत अच्छे आदमी थे, जिन्होंने हमेशा मेरी काबिलियत को सराहा था। सुना था कि उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है। कभी कभी स्कूल में उनके बच्चे भी आया करते थे उनसे मिलने के लिए। मैंने देखा कि उनके बच्चे बड़े ही प्यारे थे। वो स्कूल में इधर से उधर घूमते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। बच्चों को मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो जब भी स्कूल में आते तो मेरे साथ मुलाकात ज़रूर करते थे। उन बच्चों के आ जाने से मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उनके साथ अच्छा समय बिताया करती थी, उनका ख्याल रखती थी। प्रिंसिपल कुणाल ये सब देखकर बहुत खुश होते थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बच्चे यहाँ कई बार आए हैं, लेकिन किसी भी टीचर से इतना अटैच नहीं हुए जितना आपसे हो गए हैं। मेरे बच्चे घर जाकर आपकी तारीफ में लगे रहते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, जो मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो। मैंने कहा था कि सर, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं यहाँ भी बच्चों के साथ घुल मिलकर रहती हूँ। उन्हें मेरी ये बात बहुत पसंद आई थी। एक दिन स्कूल में एक औरत आई
जो कि मेरे ससुराल के पड़ोस में ही रहती थी। उन्होंने जब मुझे यहाँ नौकरी करते हुए देखा तो वो हैरान रह गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम संजीव की पत्नी हो ना? मैंने कहा कि नहीं, मैं उस आदमी को नहीं जानती, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि संजीव ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि कुछ दिनों पहले तुम्हारे ससुराल में एक बहुत बड़ा हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से सारी सच्चाई मोहल्ले वालों के सामने आ गई। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और कहा, क्या क्या मतलब है इस बात का? कैसा हंगामा? उन्होंने कहा कि तुम्हारे नंदोई को पुलिस पकड़ने के लिए आई थी। वो कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ा करता था। उसकी ये हरकत सामने आने के बाद तुम्हारी सास ने अपनी बेटी को डाइवोर्स दिलवा दी और पुलिस के सामने ये बात भी रखी कि ये हमारे घर की बहू पर भी नज़र रखता था। कुछ समय के बाद तुम्हारा पति भी वापस आ गया। दरअसल वो नौकरी के सिलसिले में बाहर नहीं गया था। मोहल्ले में उड़ते उड़ते खबर पता चली है कि उसने तो लखनऊ जाकर शादी कर ली थी और वहाँ वो अपनी नई पत्नी के साथ रह रहा था। लेकिन उसकी नई पत्नी बड़ी चालाक निकली। वो लड़की उसके साथ नौकरी करती और पैसे भी उससे कमाती है और उसकी सीनियर है। इसी लालच में आकर संजीव ने उसके साथ शादी की थी। मगर जब लड़की को ये बात पता चली कि संजीव पहले से ही शादीशुदा है, तो उसने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया, जिससे अपना पीछा छुड़वाकर वो उस लड़की को डिवोर्स देकर वापस घर आया। तो उसे तुम्हारे बारे में होने वाले हादसे के बारे में पता चला। वो बहुत शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने उस औरत की बात सुनकर अपना दिमाग झटका और कहा कि ठीक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। वो औरत अपने बेटे की फीस जमा करवाने के लिए आई थी और जब वो मेरे पास से हटी तो मैंने देखा कि वहाँ पर प्रिंसिपल कुणाल भी खड़े हुए थे। उस औरत की और मेरी सारी बातें सुन चुके थे। मेरी पूरी कहानी जानने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तो लगता था कि शादीशुदा नहीं हो तुम, लेकिन आज पता चला कि आपकी तो एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। मैंने उनको कुछ नहीं कहा और मैं अपने घर वापस आ गई। 2-3 दिन गुजरे तो मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने गई तो दरवाजे पर संजीव खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं आग बबूला हो गई। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं वहाँ अपने काम में बहुत बिजी था, इसलिए तुम्हारी खबर नहीं रख सका। संजीव का चेहरा देखकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने घुमाकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वो अपना गाल पकड़कर रह गया था। मैंने कहा, तुम्हें आज इतने सालों के बाद मेरी याद आ रही है? तुम आखिर यहाँ किस हक से आए हो? जवाब दो मुझे। उसने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो, मैंने तुम्हारे साथ शादी की थी। मैंने कहा, तुम्हें बड़े सालों बाद अपनी पत्नी की याद आई? जब मैं तुम्हारे घर में रहती थी तब तो तुमने मेरी इज्जत नहीं की, न तुम्हारे घर वालों ने की। तुम्हें पता है कि हर रात मैंने वहाँ अपनी इज्जत को बचाने की खातिर कैसे गुजारी है, कैसे वहाँ तुम्हारे घर वालों के दिए गए हर जख्मों को बर्दाश्त किया, सिर्फ इसीलिए कि तुम एक न एक दिन मुझे एक्सेप्ट कर लोगे और मैं तुम्हारे साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर मेरी नज़रों में अच्छे बन जाओगे? मुझे तो जैसे तुम्हारी हकीकत के बारे में पता ही नहीं है। तुमने दूसरी शादी कर ली थी ना उस नौकरी करने वाली लड़की से। तुम मेरे पास कभी नहीं आते। तुम्हें खबर लग गई है कि मैं भी नौकरी करने लगी हूँ और अच्छा कमाने लगी हूँ, तो तुमने सोचा कि आकर मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मैं तुमसे अपने सारे संबंध ख़त्म करती हूँ। वो तो रोने लगा और शर्मिंदा होने लगा। कहने लगा कि प्लीज़ मेरी बात सुनो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसके शोर की आवाज़ सुनकर मेरे भाई और पिता भी दरवाजे पर आ गए थे। उन्होंने उसे वहाँ से भगाने की कोशिश की, मगर वो ज़िद पर अड़ा हुआ था कि मैं अपनी पत्नी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरे मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए और सब लोगों ने मिलकर पुलिस को बुला लिया। उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। संजीव से मेरी कुछ दिनों के बाद ही डाइवोर्स हो गई और अब मैं मन लगाकर अपनी नौकरी कर रही थी। मेरी कमाई से मेरे मायके के हालात भी बेहतर होने लगे। मेरा भले ही डिवोर्स हुआ था, लेकिन मुझे इस बात से कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि पहली बार मैंने कोई अच्छा फैसला किया था। वक्त गुजरता गया। मैंने नोटिस किया था कि प्रिंसिपल कुणाल मुझसे हमेशा खुश रहते थे। उनके बच्चे अब मेरी खातिर हर रोज़ स्कूल आने लगे थे। वो अपने स्कूल से फ्री होकर यहाँ पर आ जाया करते थे, मेरे साथ बातें किया करते थे, खेलते थे। मैं उनको अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला। लेकिन ये बात प्रिंसिपल कुणाल बहुत अच्छे से समझ गए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल होना चाहोगी? मैं तो उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी,
लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि आपके दिमाग में ये ख्याल आया भी कैसे। उन्होंने कहा कि ऐसा मैं नहीं चाहता, बल्कि मेरे बच्चे चाहते हैं। मुझसे मेरी पत्नी के मरने के बाद सभी लोग कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं अपने बच्चों की खातिर दूसरी शादी नहीं कर सकता था। पता नहीं दूसरी औरत आएगी तो मेरे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करेगी। लेकिन फिर मुझे आप मिली। मैंने आपको देखा कि आप मेरे बच्चों के साथ कितने अच्छे से रहती हैं, उनके साथ कितने अच्छे से बर्ताव करती हैं। और फिर आपकी कहानी भी तो मेरी ही जैसी है। आप मुझ पर विश्वास करके तो देखिए प्लीज़ एक बार। मैंने प्रिंसिपल कुणाल के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और मैं वहाँ से उठकर आ गई थी। मैं दोबारा से किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। कुछ दिनों तक मैं स्कूल भी नहीं गई तो उनके बच्चे हमारे घर पर आ गए थे। शायद उनके बच्चे समझ गए थे कि उनके पिता ने उनकी खुशी की खातिर मेरे आगे शादी का प्रपोजल रख दिया था। बच्चों ने कहा कि हम आपसे अपने पापा की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे पापा से शादी कर लो। वो दोनों बच्चे मोनी और शुभम मेरे घर बैठकर ये बातें कर रहे थे, जो मेरे माता पिता ने भी सुन ली थी। जब उनके सामने ये बात आई तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया और कहा कि हम तुम पर इस बार प्रेशर नहीं डालेंगे, सिर्फ तुम्हें समझाएंगे। अगर प्रिंसिपल साहब अच्छे इंसान हैं तो तुम उनको चुन सकती हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि प्रिंसिपल साहब सच में बहुत अच्छे इंसान थे। उनके मासूम बच्चे मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि आखिर हमारे पापा में ऐसी भी क्या कमी है कि आपने उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद मैंने उनसे कहा कि आपके पापा में कोई कमी नहीं है, मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये खबर सुनकर बच्चे खुशी से उछल पड़े थे और फिर प्रिंसिपल कुणाल के साथ मेरी शादी कर दी गई। मैं उनके घर में विदा होकर आ गई थी। मैंने उनके बच्चों को बहुत प्यार दिया। इस तरह इन बच्चों को माँ का प्यार मिल गया था और मेरा घर दोबारा से बस गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।